Hello and welcome to Revision ISPCS. In this video, I will cover IDST yearly compilation, current affairs, which will be highly beneficial for upcoming exam. अब वो UPPCS हो, UPSC हो और BPSC हो. I will cover very comprehensive manner और जो इम्पोर्टेंट होगा हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के से उसको हम हाईलाइट करते हुए चलेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक. द फर्स्ट टॉपिक इज़ नेशनल पार्टी स्टेटस. रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज आम आदमी पार्टी एज अ नेशनल पार्टी और साथ में 3 पार्टियां जिसमें से TMC जो ममता बनर्जी की पार्टी है, NCP जो शरद पवार की पार्टी और साथ में CPI, ये 3 पार्टी से नेशनल पार्टी का स्टेटस इससे हटा दिया गया है और आम आदमी पार्टी को एज ए नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला. तो हम जानेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस बेसिस पे किसी भी पार्टी को एज ए स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी का स्टेटस देता है. तो अगर हम बात करें स्टेट पार्टी के लिए क्या क्राइटेरिया है, उसमें जैसे मैं बात करूं स्टेट पार्टी के लिए क्या क्राइटेरिया है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल गुजरात में भी चुनाव हुआ. तो गुजरात में जो चुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी को जो वोट मिली वो अराउंड टोटल वोट में से 13% के आसपास वोट मिला और साथ में 5 सीट मिला. तो जो क्राइटेरिया था ना, तो मिनिमम 6% वोट मिले और साथ में मिनिमम 2 सीट मिले. तो किसी भी स्टेट में जब विधानसभा का चुनाव हो, असेंबली का चुनाव हो और उस चुनाव में टोटल वैलिड वोट का 6% वोट और 2 सीट जो है विश्व विधानसभा में जीत जाता है कोई पार्टी, तो उस पार्टी को एज ए स्टेट पार्टी रिकग्नाइज़ किया जाता है. ठीक है. और आम आदमी पार्टी 13% वोट के साथ और 5 सीट जीत करके स्टेट पार्टी जो है बन गया है गुजरात में. ठीक है. और इससे पहले आम आदमी पार्टी एज ए स्टेट पार्टी दिल्ली में, गोवा में और पंजाब में ऑलरेडी था और अभी फ़िलहाल गुजरात में बन गया एज ए स्टेट पार्टी. ठीक है. अब हम बात करें नेशनल पार्टी के लिए क्या होता है क्राइटेरिया. तो नेशनल पार्टी के लिए जो क्राइटेरिया है, बेसिकली 3 क्राइटेरिया हैं. उसमें से एक क्राइटेरिया जो है वो ये कहता है कि अगर कोई पार्टी 4 स्टेट में एज ए स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज़ किया जा चुका है तो उस पार्टी को हम नेशनल पार्टी का स्टेटस देंगे. ठीक है. तो इसी वजह से आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया गया है क्योंकि ये ऑलरेडी 4 स्टेट में एज ए स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज़ किया जा चुका है, दिल्ली, गोवा, पंजाब और अब जा कर के गुजरात. ठीक है. अगर हम बात करें इसके अलावा जो क्राइटेरिया क्या है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. इसमें से एक क्राइटेरिया ये है कि लोकसभा का जो चुनाव होता है, ठीक है, जो जनरल इलेक्शन होता है, उसमें टोटल सीट फॉर एग्ज़ाम्पल 543 सीट है, उसमें से 2%, अगर हम बात करें इसका 2% कितना सीट होता है, लगभग 11 सीट के आसपास होता है. अगर कोई इस पार्टी 11 सीट जीतती है और मिनिमम 3 स्टेट में सीट जीते, यानी एक ही स्टेट में 11 सीट नहीं, मिनिमम 3, फॉर एग्ज़ाम्पल 4, 4, 4, 3 और 4, इस तरह से कॉम्बिनेशन बना लीजिए, 4, 3, 7, 4, 11. तो मिनिमम कितना सीट जीते हर स्टेट में? 3. तब जाकर के उस पार्टी को एज ए नेशनल पार्टी का स्टेटस मिलेगा. और एक क्राइटेरिया और भी है, वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. ठीक है. इसके अलावा हम बात करें अभी इंडिया में कौन से पार्टी को एज ए स्टेट नेशनल पार्टी मतलब मिला है. अगर हम सबसे पहले बात करें, रिसेंटली आम आदमी पार्टी को मिला. इससे पहले BSP और ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस और NPP, ये जो ये पीपल्स पार्टी है NPP, ये नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जिसको एज ए नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला हुआ है. तो इस ये जितनी पार्टियाँ हैं 6 पार्टी है टोटल, इसको ध्यान में रखना है. ठीक है. इस टॉपिक में हमारे जानने के लिए इतना ही जानना था. ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ चीता. तो अगर हम चीता की बात करें, इंडिया में जो है लास्ट टाइम जो चीता मिला था वो 1952 के टाइम्स में ही था.
जिसको एशियन चीता था इंडिया में। और एशियन चीता जो है सिर्फ़ और सिर्फ अभी ईरान में ही है। और चीता का जो इम्पोर्टेंस है ना किसी भी कंट्री के लिए, वो बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए चीता, टाइगर, ये सब जो है एक कीस्टोन स्पीसीज़ कहलाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगर ये सब जो मेन जो स्पीसीज़ है अगर किसी भी कंट्री में प्रेजेंट नहीं हो तो वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस हो जाती है। ठीक है, एक फूड वेव चलता है ना, तो फूड वेव चलता है तो एक जो है हायर जो है कीस्टोन स्पीसीज़ है उसका जो है प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इंडिया में तभी से लगभग 1952 के बाद जो है कोई चीता मिला नहीं, तो एक तरह से एक्सटिंक्ट हो गया था। तभी से जो है सारी सरकार जो है जितने भी गवर्नमेंट आया अलग अलग टाइम पे जो है अलग अलग जगहों से चीता लाने की कोशिश किया जा रहा था। और ईरान से भी कई टाइम कोशिश किया गया, तो लेकिन जो ईरान की जो सरकार थी वहाँ उन लोगों ने मना कर दिया कि अगर चीता वहाँ से मतलब रिलोकेट होगा तो उसकी जान को ख़तरा था। लेकिन रिसेंटली अभी इंडियन गवर्नमेंट जो है 2 जगह से चीता को इंडिया में रिलोकेट करवाया है। अगर हम बात करें एक जगह मतलब नामीबिया, साउथ अफ्रीका, और खुद नामीबिया मतलब अफ्रीका से, और फिर एक साउथ अफ्रीका से, 2 जगह से चीता लाया गया है। और कहाँ रखा गया है? कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। ठीक है, और अगर हम बात करें जो नामीबिया से जो चीता लाया गया था उसमें 8 चीता लाया गया था, जिसमें 3 मेल और 5 फीमेल थी। और इसके अलावा अफ्रीका में 7 मेल और 5 फीमेल। चीता का इम्पोर्टेंस हमें पता चल गया कि कितना इम्पोर्टेंस है। और चीता जो है ना एक फैमिली में आता है, उसको लोग बिग कैट फैमिली कहते हैं। उसमें टाइगर आता है, चीता आता है और जगुआर आता है। इन सब में बेसिक डिफरेंस होता है। अगर हम बात करें टाइगर और चीता में क्या डिफरेंस है, चीता में बेसिकली उसकी नोज़ के पास 2 स्ट्रिप होती है, ब्लैक स्ट्रिप होती है। अगर आप फ़ोटो देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। और हाइट और वेट का कुछ डिफरेंस होता है। और बायोडाइवर्सिटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसी वजह से चीता को इंडिया में रिलोकेट करवाया गया है। और चीता एज ए फास्टेस्ट एनिमल जो है वर्ल्ड यानी लैंड पे जो है वन ऑफ द फास्टेस्ट जो है एनिमल है। अराउंड 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। और obvious सी बात है, ये अफ्रीकन चीता है, अफ्रीका से लाया गया है। और अफ्रीका में जो इसकी स्टेटस है वो वनरेबल कैटेगरी में है, IUCN रेड लिस्ट में। तो इस टॉपिक में जो है इतना ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए कि चीता जो है कहाँ से रिलोकेट करवाया गया है और क्या स्टेटस है और चीता की क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जो कॉन्फ्रेंस अभी रिसेंटली जयपुर में हुआ था, राजस्थान में। तो हम सबको पता है कि चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो और स्टेट में विधानसभा हो और विधान परिषद हो, तो उन सब में जो है एक ऑफिसर होता है जो चीज़ों को मतलब जो है लीड करता है, तो उसको हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं। तो उन सब का जो है हर साल एक मीटिंग होता है। तो इसी मीटिंग में जो है अभी रिसेंटली जो है ये मीटिंग हुआ, जयपुर में हुआ। और जयपुर में जो है ये 4थी बार हुआ, 4th टाइम हुआ। इससे पहले जो है 2011 में जयपुर में ऑलरेडी हुआ था। और इस मीटिंग को जो होस्ट किया था वो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने किया था। ठीक है, और इसके अलावा हमें ये जानना है कि ये मीटिंग जो है 1921 से जो है चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, इतना ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए, इसके अलावा और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं इस टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा जो है वो एसटी जो है स्टेटस मिला गया है गोंड कम्युनिटी को। कहाँ पे? यूपी में। और यूपी में भी मेनली 4 डिस्ट्रिक्ट क्या क्या है, इसमें से एक डिस्ट्रिक्ट है हमारा संत कबीर नगर, दूसरा संत रविदास नगर और तीसरा चंदौली और ये कुशीनगर। ये चारों स्टेटस में जो है एसटी का स्टेटस मिला है गोंड कम्युनिटी को। इसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होगा, ऑब्वियस सी बात है। और अगर हम बात करें यूपी में सबसे लार्जेस्ट ट्राइब जो है वो थारू है। ठीक है, चलिए इस टॉपिक पे हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। और अगला टॉपिक जो है हमारा वो है असेंबली इलेक्शन। असेंबली इलेक्शन जब भी विधानसभा का चुनाव होता है किसी भी स्टेट में, और उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है UPPSS में लास्ट टाइम भी पूछा गया था, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए होता है कि कितने नंबर ऑफ़ सीट में जाकर के चुनाव हुआ और वहाँ पे
किसकी सरकार बनी, किसकी सरकार तो नहीं बनी, कौन सीएम बने और वहाँ के कौन गवर्नर थे। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर हम बात करें सबसे अभी 3 जगह चुनाव हुआ, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड। तो त्रिपुरा में जो है नंबर ऑफ़ सीट की बात करें 60 सीट में चुनाव हुआ और वहाँ जो सरकार बनी वो बीजेपी के बना और सीएम का नाम था मनिक शाह। अगर मैं मेघालय की बात करूं, मेघालय में जाकर के मेघालय में जो है नंबर ऑफ़ सीट जो था वो 60 था, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि नंबर ऑफ़ सीट तो 60 था, लेकिन उस पर जो चुनाव हुआ वो सिर्फ और सिर्फ 59 सीट पे हुआ, क्योंकि जो एक सीट पे जो है जो कैंडिडेट था उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, और वहाँ पे जो सीएम बने वो बने कोनराड संगमा। ठीक है, और नागालैंड असेंबली इलेक्शन में बात करें, वहाँ पे जो नंबर ऑफ़ सीट था वो भी 60 था और वहाँ पे जो सीएम बने वो बने जा कर के नेफ्यू रियो, ये सीएम बने। और अगर हम बात करें नागालैंड में जो है फर्स्ट टाइम जो है 2 लेडीज़ जो मेंबर ऑफ़ लेजिस्लेटिव असेंबली बने, यानी एमएलए बनी। ठीक है, उनका नाम चाहे तो आप ध्यान में रख सकते हैं। एक का नाम है क्रूसे और दूसरे का नाम है हेकानी जखालू। ठीक है, नागालैंड में एक्चुअली क्या आता है कि वहाँ पे जो है लेडीज़ को जो है, वहाँ के ट्राइब्स हैं, मेनली ट्राइबल एरिया है, तो ट्राइब्स का जो है ये उनका जो बिलीफ है कि वहाँ की औरतें जो है वो रूल नहीं कर सकती हैं। लेकिन फ़र्स्ट टाइम जो है ये 2 लेडीज़ एमएलए बन के आई हैं, तो हो सकता है कि ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इसको ध्यान में रख सकते हैं, तो रखिएगा। ओके, तो एक बार समराइज़ कर लेते हैं। त्रिपुरा में 60 सीट, सीएम बने मनिक शाह। मेघालय में 60 सीट का चुनाव होना था, लेकिन 59 सीट पे हुआ, सीएम बने कोनराड। और नागालैंड में बात करूँ 60 सीट पे चुनाव हुआ और नेफ्यू रियो जो है वो सीएम बने। और साथ में अगर मैं गवर्नर की बात करूँ, गवर्नर जो थे वो सत्येंद्र नारायण थे त्रिपुरा में। फागू चौहान जो बिहार के सीएम गवर्नर थे, अभी उनको जो है मेघालय का गवर्नर बना दिया गया है। और ला गणेशन ये नागालैंड के गवर्नर थे। अच्छा, साथ में एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं कि रिसेंटली जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने लगभग 12 के आसपास जो है गवर्नर का जो है अलग अलग जगहों से अलग अलग ट्रांसफ़र करे हैं। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हम लोग देख लेते हैं, एक आंध्र प्रदेश के गवर्नर बने अब्दुल नज़ीर, क्योंकि ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये मेरे सुप्रीम कोर्ट के जज थे। और अरुणाचल प्रदेश में बात करूं कैवल्य पटनायक ये बने। और छत्तीसगढ़ में बिस्वा भवन। और तब जाकर के झारखंड की बात करूं CR राधाकृष्णन। आसाम की बात करूं गुलाब चंद। सिक्किम की बात करूं लक्ष्मण आचार्य। और लद्दाख की बात करूं BD मिश्रा। और हिमाचल प्रदेश की बात करूं प्रताप शुक्ला इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अभी चुनाव भी हुआ था, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ये मैचिंग में पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि केरल में जो है फर्स्ट टाइम जो है एक रोबोट को यूज़ किया गया है स्कैवेंजिंग के लिए। ठीक है, मैन होल के लिए जो हम सफाई करते हैं ना, तो वहाँ पे जो है रोबोट का यूज़ किया गया है और उस रोबोट का नाम है बैंडिकूट। ठीक है, बैंडिकूट फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है और इसका नाम भी इम्पोर्टेंट है। बैंडिकूट उस रोबोट का नाम है। और इसको जो बनाने वाली जो कंपनी थी उस कंपनी का नाम है जन रोबोटिक्स। नाम इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए बस नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो टॉपिक हमारा है सोलर पावर विलेज। ठीक है, सोलर पावर विलेज। इस टॉपिक में हमें ये देखना है कि फ़र्स्ट टाइम जो है 24/7 एक ऐसा गांव जहां पे जो भी एनर्जी का जो रिसोर्सेज है वो उसके जो फुलफ़िल होगा वो सोलर पावर से होगा। ठीक है, और उस गांव का नाम है मोधरा।